तो अब देखो इंटरनल एनर्जी एनर्जी अपन जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो सारी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या मानते हैं अपन? तो आइडियल गैस इक्वेशन अपन ने देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज अपन एज्यूम नहीं करते। ओके, तो सारी की सारी हमने क्या मानी है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी। तो सारी इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों थर्मल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों एक मोड में, ये सुनना ध्यान से, इंटरनल एनर्जी, हाँ, एक मोड में, एक मोड, सर ये मोड क्या होता है देखते हैं। एक मोड में एक एटम या मॉलिक्यूल, एक एटम और मॉलिक्यूल, बेटा गैस एटॉमिक गैस भी होती है और गैस एक एटॉमिक फॉर्म में भी होती है और मॉलिक्यूल फॉर्म में भी होती है। जैसे H2O2 दीज आर मॉलिक्यूलर गैस। ओके, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हीलियम आर्गन, ये सारी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो एक मोड में एक एटम या एक मॉलिक्यूल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होती है? कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी पता है आपको? बोलो थर्मल काइनेटिक एनर्जी बताओ, कोई बताएगा? एक मोड में एक मॉलिक्यूल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी, ये यहां से बेसिक स्टार्ट होता है। केटीजी के बाद की चीज ये स्टार्ट, बोलो नहीं पता? 1/2 kT कितनी होती बच्चों? वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1/2 kT। ओके, एक मोड में एक मॉलिक्यूल की, ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल या एक एटम की, एक मोड में एक एटम या एक मॉलिक्यूल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT होती है। अच्छा बताओ, अब अपने कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, अपने तो जैसे ऐसा देते हैं 2 मोल भर दिए, 4 मोल भर दिए, तो हमारे को तो मोल में दिए होते हैं, तो एक नंबर नहीं, हमारे को तो एन नंबर में गिनना है। तो वो तो एक मोल की, एक मोड में, एक मोड में एक मोल की, एक मोल गैस की थर्मल काइनेटिक एनर्जी की, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी लिखो? बोलो तो एक मोल में वो तो एन नंबर होते हैं, तो एक की इतनी है, तो एन नंबर की वो तो इंटू एन है। हेलो, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बच्चों काइनेटिक एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। तो एक मोड में एक मॉलिक्यूल की इतनी, तो एक मोल की इतनी, एक मोड में एक मोल की, ये एक मोड में, सिंगल मोड में, तो वो तो बच्चों ये आ जाएगी 1/2 K इंटू एन ए, और ये K इंटू एन आर होता है। लो, ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रो नंबर आर होता है, गैस कांस्टेंट। हेलो, ओके, बोलो बच्चों। यस सर। तो एक मोड में आई है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, क्योंकि अब कितनी टोटल एनर्जी होगी, कितनी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, कितनी टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम या मोड पे डिपेंड करेगा कि कितने मोड में मूव कर रहा है। ओके, हेलो, यस सर। बोलो बच्चों। तो अब अपन देखते हैं अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब गैस और टेम्परेचर दोनों पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कौन सी गैस है और किस टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर रेंज, एक्चुअल में एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं चाहिए, टेम्परेचर रेंज। ओके सर, तो आ जाओ देखते हैं। तो वो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? हेलो, बोलो बच्चों। अब देखो, जो मोनोएटॉमिक गैस होती है बच्चों, ये हटा दो, यहां तक करो, यहां तक नोट करो फटाफट फास्ट। हटाऊं क्या? हेलो, हाँ, अब देखो बच्चों, फॉर मोनोएटॉमिक गैस तो 1/2 RT तक पहुंच गया अपन। एक मोड में एक मोल की काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, ठीक है सर। अब देखो सर, अब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम या कितने मोड होंगे, तो देखो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, बोलो मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन सी है? तो बोलो बच्चों, बोलो हीलियम, आर्गन, ये सब, ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक सिर्फ एटम होता है, सिंगल बच्चों, सिंगल एटम होता है। ओके, तो वो एटम तो बच्चों सुनो, वो जो एटम होता है वो या तो इधर जा सकता है एक डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जा सकता है, और जेड डायरेक्शन में जा सकता है।
तो बोल दो उसके पास 3 मोड है चलने के, ट्रांसलेटरी मोशन के। बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझना, 3 मोड है चलने के। एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, स्पीड हो सकती है, वाई में हो सकती है, जेड में हो सकती है। तिरछा होगा तो तीनों में कंपोनेंट होंगे, तो बोल दो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। तो बोल दो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पर अपन पढ़ रहे डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेलो, स्वतंत्रता की कोटियां, वो कितने फ्रीली कितने मोड में घूम सकता है। तो बोल दो अच्छा, और अपन के अंदर घुस के तो देख नहीं रहे, अच्छा हर मॉलिक्यूल की एक्स वाई और जेड में वेलोसिटी के कंपोनेंट अलग अलग आएंगे। कोई पार्टिकल हो सकता है सिर्फ एक्स में ही चल रहा हो, वाई जेड में, कई हो सकता है सिर्फ वाई में चल रहा हो, कई जेड में, तो ऑन एंड एवरेज अपन सब में इक्वल मोड लेते हैं। तो बोल दो तीनों में इक्वल इक्वल एनर्जी। तो बोल दो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से लिखते हैं। तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, वो 3 मोड में स्वतंत्रता से घूम रहा है, फ्रीली 3 मोड में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन 3 मोड में हो रहा है, उससे पूरा स्पेस कवर हो रहा है, एक्स वाई और जेड। हेलो बोलो बच्चों। अच्छा एक होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो ट्रांसलेटरी होगी रोटेशनल, तो रोटेशनल इसकी 0 लेते हैं सर, क्यों? अच्छा बताओ, एटम या मॉलिक्यूल का, मैं बोलता हूं एटम का सारा मास, अभी मैं एटम इसकी मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाली गैस जैसे हीलियम ऑर्गन। तो बोलते बच्चों इसका सारा मास आपको पता है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन को तो मच्छर गिनते अपन। तो बोलते बच्चों इसका सारा मास ये रहा एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर। और आपको पता है न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? वो तो 10⁻⁻15 ऑर्डर की। हेलो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। तो बोल दो अगर ये स्पिन करेगा या अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो बोल दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बोल दो आई में एम आर स्क्वायर आएगा, जो भी है एक कोफिशिएंट के इनटू एम आर स्क्वायर। हेलो, और बोल दो बच्चों आर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस पहले 10⁻⁻15 ऑर्डर की है, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मच्छर, दिस इज मच्छर। इसके कंपैरिजन में, ट्रांसलेटरी के कंपैरिजन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल आती है। क्यों? क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस अपनी एक्सिस पर अगर रोटेट करती है तो उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, रेडियस बहुत छोटा होता है। तो बोल दो एटम की रेडियस इतनी कम है न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 ऑर्डर की, कि उसका स्क्वायर करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत नेग्लिजिबल आता है, और वो काउंटेबल एनर्जी नहीं होती। तो बोल दो बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज 0। हेलो, और वाइब्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वाइब्रेशनल एनर्जी तो तब गिनते जब बॉन्ड होता है, बॉन्ड के अबाउट वो मतलब बॉन्ड के अलोंग ऐसे वो करती है वाइब्रेशन। वो तो बंधे होंगे तो वाइब्रेशन का मतलब है, बिना बंधे हुए के क्या वाइब्रेशन का मतलब है? फिर तो चलेगा वो सिर्फ। तो वाइब्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। रोटेशनल 0 होती है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल होता है एक सिंगल एटम का। बॉन्ड लेंथ होती, डाई एटॉमिक होता तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिनते, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ तो फिर भी अपने को मतलब काउंटेबल होती है, उसका तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, या उसका तो फिर भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंटेबल है, ये तो नेग्लिजिबल है, मच्छर है तो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो फिर भी बहुत बड़ा होता है। ये मैं बोलता हूँ 10⁻⁻15 ऑर्डर तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो ये काउंटेबल नहीं है, 0। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो मैं बोलता हूँ मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। हेलो बोलो बच्चों। हाँ, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई। तो बोलते बच्चों इसके पास जो टोटल इंटरनल थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों, एक मोल की 1/2 RT होती है एक मोड में। तो बोलते यहाँ पे एफ डिग्री ऑफ मोड आ गए, ये होती है इधर देखो। अच्छा उसको पहले वेरिएबल में ही सोल्व कर देता है। जाओ, हर मोड में एनर्जी 1/2 RT आई थी एक मोल की, वन मोड में 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी की थर्मल काइनेटिक एनर्जी, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मोड में 1 मोल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी 1/2 RT आई थी क्या? हेलो, अच्छा अब मैं बोल दूं इफ देयर आर f डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोड, अगर f मोड है, ये तो एक मोड में ये तो एक मोड में 1 मोल की है, एक मोड में 1 मोल की है। अगर f मोड है तो बोल दो टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी हो जाएगी? बोलो बच्चों, थर्मल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू बच्चों F/2 RT, ये 1 मोल की, तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। अच्छा n मोल की बताओ, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, बोलो बच्चों। तो बोलो n मोल की हो जाएगी बच्चों F/2 n इंटू F/2 RT। हेलो, ये होती है n इंटू F/2 RT, दिस इज द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। और n मोल की, तो n मोल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली गैस की टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, और इसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी। हेलो, कितनी हो गई इंटरनल एनर्जी? U बराबर n इंटू F/2 n इंटू F/2 R इंटू T, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। हेलो, अब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है किसी भी गैस की, R फिक्स है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, अब बच्चों ये जो होता है ये क्वांटिटी, इसको बोलते हैं CV। हेलो, इंटरनल एनर्जी को NCV/dt से लिखते हैं, तो मैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय NCV/dt, तो इसको CV बोलते हैं। ओके, चलो ये CV CP की बात बाद में करूंगा। ओके, तो CV होता है FR/2 और CP होता है FR/2 + 1 या +R। क्यों? मेयर्स रिलेशन होता है CP - CV = R। ये सब आगे बातें करेंगे। अब ये समझ में आ गया बच्चों, इंटरनल एनर्जी इतनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में। n मोल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली गैस की इंटरनल एनर्जी n इंटू F/2 R इंटू T होती है। ओके, Yes, sir. तो मैंने एक मोलेक्यूल की एक मोल से स्टार्ट करा, फिर एक मोलेक्यूल के बाद एक मोल की लिखी, तो Na का मल्टीप्लाई करा और Na इंटू K बराबर R होता है। यहाँ पे चूंकि Na इंटू K बराबर R होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू Na बराबर R, ये ध्यान रखना। तो मैंने Na इंटू K को R लिखा तो ये आया। फिर अपन ने F मोड की निकाली, तो F/2 RT 1 मोल की, F मोड की वाली गैस जिसका 1 मोल हो उसकी एनर्जी इतनी और N मोल की इतनी, तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई थर्मल। ओके, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ठीक सर। अब ये देखो, मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए, तो बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी मोनो एटॉमिक गैस की? तो बोल दो इंटरनल एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस की हो जाएगी बच्चों, 3 रखो यार, तो बोल दो 3/2 RT। अच्छा n मोल है तो यहाँ पे दो, तो n मोल मोनो एटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो कितनी हो जाएगी? तो बोलो U बराबर, बोलो बच्चों 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो n 3/2 RT। हेलो, ये n इंटू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3/2 RT, 3/2 R इंटू T। ओके, एक मोड में होगी 1/2 RT, 3 मोड में होगी 3/2 RT, और n मोल है तो n इंटू 3/2 RT। ओके, हेलो, Yes, sir. अच्छा ये तो मोनो का हो गया। ऐसे बच्चों डाई एटॉमिक गैस की कितनी होगी? तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस की, तो डाई एटॉमिक गैस में मैं बोलूं बच्चों बॉन्ड होगा दोनों गैस के एटम के बीच में। डाई एटॉमिक गैस में 2 एटम होंगे और दोनों एटम के बीच में बॉन्ड होगा, तभी तो वो जुड़े हुए होंगे, तभी तो उसको डाई एटॉमिक बोलूंगा। तो मैं बोलूं डाई एटॉमिक गैस में एटम्स आपस में बंधे हुए होते हैं। हेलो, तो चलो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेते हैं, फिर इसको एनर्जी की फॉर्म में लिख देंगे। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें कर लेते हैं, और इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से टोटल एनर्जी डिसाइड होगी कि अंदर एनर्जी होगी कितनी। तो मैंने दोनों को कोरिलेट करके बता दिया। अब ये मोनो हो गया, डायएटॉमिक, बोलो डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक गैस के एग्जांपल दो, बोलो। तो बोलो बच्चों डायएटॉमिक जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी डायएटॉमिक गैसेस है। ओके, हेलो, ऐसे खूब सारे मैंने तो कुछ एग्जांपल लिखे। ओके सर, अब देखो डायएटॉमिक गैस में क्या होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो जैसे ये डंबल टाइप का ये बैठा है। अरे बॉन्ड चाहे एक हो दो हो वो छोड़ो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वो छोड़ो,
ये डबल टाइप का इस टाइप से होगा, बोलो। दिस इज डायटोमिक गैस, ओके। अब डायटोमिक गैस क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे चल सकता है वही Vx, ऊपर जा सकता है Vy, हेलो, और बाहर आ सकता है इन एंड आउट, अंदर बाहर, इन एंड आउट, तो बोल दो Vz। इधर देखो ये नहीं डायटोमिक, यूं जा सकता है, यूं जा सकता है सेंटर ऑफ मास, और तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ आ सकता है ऐसे। तो ये वाला मोशन हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो बोल दो तीन तो चलने में हो गई, तो ये तीन ट्रांसलेट हो गई सेंटर ऑफ मास की, हेलो। Yes, sir. तो तीन तो गई ट्रांसलेटरी। और वो देखो बच्चों अब घूम भी सकता है, मैं इसके स्पिन की बात नहीं कर रहा, मैं बोलूं इस बॉन्ड के अबाउट यू घूम सकता है, इस वाई एक्सिस के अबाउट, तो बोलूं वाई एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये नहीं वाई एक्सिस, तो बोलूं यू रोटेट कर सकता है, हेलो। एक्जेक्ट प्लेन में देखो वाई एक्सिस के अबाउट का मतलब एक्जेक्ट प्लेन में यू, तो बोल दो। और बॉन्ड लेंथ को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता, तो बोल दो ये काउंटेबल होगी, यस। तो बोल दो एक रोटेशनल इधर आएगी अबाउट आई वाई, हेलो, वाई के अबाउट, ओके। तो एक तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो काउंटेबल है, और बोल दो एक जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो काउंटेबल है। ये देखो एक तुम्हारी तरफ जो एक्सिस आ रही है, तो बोल दो एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा जो तुम्हें दिखेगा अभी, हेलो, बोलो। तो यू रोटेट करेगा, ए यू, हेलो यू, अरे ये रहा ना यार जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है तो यू रोटेट करता हुआ दिखेगा तुम्हें, ओके। Yes, sir. यार एक बात बता, इसके रोटेशन अगर हो रहा होगा तो वो एनर्जी आप काउंट नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे तो पंखे में हाथ डाल के देख लो, अगर आपको लगता है रोटेशन की वजह से कुछ नहीं होता तो पंखे में हाथ डाल लो, मजा आ जाएगा। फैन रोटेट कर रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। बच्चों यार एक बात बताओ, तुम अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ रहा होगा स्पेस में, रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, तो उसके पास चलने और घूमने दोनों में एनर्जी है। रोटेशन में पढ़ाया तो था, ये देखो चलते घूमता हुआ चल रहा होगा, तो एक तो यूं चले, एक तो कोई चीज यूं चले, तो उसके पास सिर्फ चलने में, और एक यूं चले, हेलो, तो मैं तो चलने घूमने दोनों में उसके पास, ओके। तो बच्चों चलने में 3 मोड है और घूमने में रोटेशनल में 2 मोड है। सर क्यों? इधर वाला नहीं लूंगा सर, क्यों? क्योंकि इधर फिर वही हो गया है, इसके अबाउट स्पिन हो गया, क्योंकि बॉन्ड काम नहीं आ रहा, दो एटम है और दोनों का खुद की एक्सिस के अबाउट स्पिन हो गया एक तरीके से ही हो। और मैं बोलूं बच्चों वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि R 10 की घात -15 ऑर्डर का है, तो बोलूं ये नहीं गिनूंगा, IZ 0 हो गया इसके, जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया उसके लिए IZ 0 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सॉरी IX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज 0, हेलो, टेंड्स टू 0, ओके। तो ये काउंटेबल नहीं है, तो बोलूं बच्चों 2 मोड काउंट होंगे इसमें, हेलो, क्योंकि जब भी ये मॉलिक्यूल घूम रहा होगा तो एक के अबाउट 0 हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी बॉन्ड के अलोंग एक्सिस होगी उसके। तो बोलो बॉन्ड के अलोंग वाली एक्सिस के अबाउट 0 और परपेंडिकुलर वाली के अबाउट होगी, इन दोनों परपेंडिकुलर के अबाउट होगी, हेलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो चल 3 तरीकों से सकता है और घूमना है, ये वाला काउंटेबल है, ये वाला काउंटेबल है, ये वाला नहीं है, ये वाला यूं यूं स्पिन कर रहा है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बोल दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 होगी, लेकिन बच्चों सुनना, तो बोल दो अच्छा वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन भी होता है बॉन्ड के लोग, यू वाइब्रेट करे, ये भी और ये भी अपनी जगह पे, तो 2 वाइब्रेशन एनर्जी आ सकती है। लेकिन बच्चों कम टेम्परेचर पे ये भी काउंटेबल नहीं होती, क्योंकि वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, बॉन्ड के अंदर वाइब्रेट होना बहुत मुश्किल होता है, और ये वाइब्रेशन कोलिजन से स्टार्ट होते हैं, तो बंधु वो टकरा के अपनी कुछ एनर्जी को वाइब्रेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जबरदस्त वाइब्रेशन के लिए बॉन्ड के लोग उसको हिलाने के लिए बहुत जबरदस्त टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम वो नहीं गिनते, हेलो। तो मैं अभी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं गिन रहा। तो सुनना बच्चों, अब टेम्परेचर का हिसाब किताब बताता हूं। अगर टेम्परेचर 100 केल्विन से कम है, केल्विन नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, अरे केल्विन डिग्री में तो नेगेटिव है, तो 100 केल्विन से कम अगर टेम्परेचर है बच्चों, तो आपको पता है रोटेशन भी काउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि दूसरों को रोटेट करे। देखो रोटेट भी अपने आप नहीं होंगे, रोटेट करने के लिए भी आपस में टकरे होगी और फिर घूमेंगे, तो रोटेट करवाना भी इतना आसान है। तो 100 केल्विन से पहले तो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से 3 ही होती है, सिर्फ ट्रांसलेटरी, ओनली ट्रांसलेटरी,
ओनली ट्रांसलेटरी। लो 100 केल्विन से कम तो रोटेशन भी नहीं होती है। हेलो, डायटोमिक की बात चल रही है। ओके बच्चों, रोटेशन भी जीरो, रोटेशन भी जीरो। हेलो, रोटेशन से 3 ही होती, मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करती है डाई भी। बच्चों बोलो ना। Yes, sir. हाँ, 100 से ऊपर टेम्परेचर 100 केल्विन से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 100 केल्विन से ज्यादा, जो कि हमारा होगा। बेटा हमें तो काम रूम टेम्परेचर पे करना, तो हमारे लिए इतनी काम किया ही नहीं। मैं तो ज्ञान देने के लिए बता रहा हूं कि 100 केल्विन के उससे कम टेम्परेचर पे तो 3 ही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि तब तो रोटेशन भी काउंट नहीं होता है, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती कि रोटेशन में इतना काउंटेबल हो। हाँ, 300 केल्विन से लेकर 1000 केल्विन, इन जनरल हमारे को इसी रेंज में काम करना है। हालांकि हम इससे भी ज्यादा टेम्परेचर करते हैं कई बार एक्सपेरिमेंट में। तो बोल इसके बीच में 3 तो की ट्रांसलेटरी और 2 की बच्चों रोटेशनल। अच्छा, हम अलग अलग हिसाब नहीं लगाते। हम कभी बैठ के हाफ mv स्क्वायर इंटू 3 और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसा नहीं कर रहे थे। हम तो ये मानते हैं हर मोड में 1 मोल की हर मोड में 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, और जितने मोड है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन एंड एवरेज। ओके, हालांकि ये रफ हिसाब है, ये कोई फेयर हिसाब नहीं है, एग्जैक्ट हिसाब नहीं है, ये रफ टाइप का हिसाब है, पर हाँ सब कुछ सही चलता है इससे। ओके, क्योंकि लगभग करेक्ट होता है, और लगभग करेक्ट होना ही फिजिक्स में बहुत है। तो वो तो 3 रोटेशन और 2 ट्रांसलेटरी ये होती है हमारी रेंज में, और वाइब्रेशन 0 होती है। अभी वाइब्रेशन 0 लेते हैं, तो बताओ टोटल मोड कितने हो गए बच्चों? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बोलो इनका टोटल आ गया बच्चों। टोटल बोलो, टोटल में बोल दो 5। तो हम मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेते हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए। हमने आज से आज तक 5 लिए दमादम। ओके, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, 1000 केल्विन से भी ज्यादा। हेलो, ये सेकंड पार्ट बना। ये अब टेम्परेचर 1000 से भी ज्यादा, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1000 केल्विन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया। तो बच्चों सुनना, फिर रोटेशनल तो सॉरी ट्रांसलेटरी हो जाएगी 3, रोटेशनल हो जाएगी बच्चों 2, और वाइब्रेशन भी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 एटम का मॉलिक्यूल है, तो अपनी जगह पर दोनों वाइब्रेट कर रहे होंगे, और ये इतना जबरदस्त वाइब्रेशन होगा कि ये भी काउंट होने लग जाएगी। तो वो तो वाइब्रेशन होगी 2, तो टोटल मोड हो जाएंगे बच्चों 7, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7। लो कितनी हो जाएगी? बोलो बच्चे। 7। तो ध्यान देना, न हमारे 7 काम आ रही न 3, हमारे तो 5 ही काम आएगी 99.99%। लेकिन बच्चों कभी ढंग का क्वेश्चन बनाना होगा तो टेम्परेचर मेंशन कर देगा 2000 केल्विन, उस समय ध्यान रखना 2 वाइब्रेशन भी गिननी है। तो मोनो एटॉमिक की 60, डाई एटॉमिक की 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। ओके, लिखो यहां तक। फिर पॉली एटॉमिक की बता रहा हूं, मोर देन 2 एटम की बता रहा हूं। करो जल्दी, कर लिया? मोनो की 3 होती है, हटा दो, ताकि सब डाई डाई वाला बचेगा बोर्ड पे। ओके, एक मिनट बच्चों, अब आ जाओ बच्चों। तो डाई एटॉमिक के बारे में सब समझ में आ गया, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। हम कितनी लेंगे अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो? 5, 3 चलने में 2 घूमने में। पता है मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा देता सब कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे। जैसे सुनो, इधर देखो, ढंग का पेपर बनेगा और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, तो बताओ क्या पूछ लेंगे। ये देखो, जिन बच्चों के कंसेप्ट वीक है वो ऐसे बर्बाद होंगे। हाँ, वो बोलेंगे बच्चों अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर,
is 100 joule. Then translatory kinetic energy and rotational kinetic energy बताओ. Translatory, rotational and vibrational kinetic energy बताओ रे. डायटोमिक गैसेस की ट्रांसलेटरी, रोटेशन और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ. अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रट के है वो सब बर्बाद. जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रट के है वो सब बर्बाद. उनको अगर बाइफर्केशन करना नहीं आता तो खत्म काम. अब मैं बोलूं बच्चों, ये सुनो, टोटल एनर्जी 100 है तो उसमें कंट्रीब्यूशन चलने का भी है, घूमने का भी है, वाइब्रेशन का भी है. लेकिन जो टेम्परेचर मुझे दिया रूम टेम्परेचर, मैं बोलूं ये 300 सवा 300 केल्विन के आसपास है. मैं बोलूं 100 से 1000 के बीच में. तो बोलो बच्चों, डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस में याद है ट्रांसलेटरी 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है, और वाइब्रेशन 0 होती है 300 केल्विन पे. हेलो. तो बोलो इस टाइप से एनर्जी पर्टिकुलर हर मोड में इक्वल होती है. तो बोलो बच्चों जो भी एनर्जी वो 3:2:0 में बांट दो. और बोलो बच्चों टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी है 100 जूल, और 100 जूल को मैंने बांटा बच्चों 3:2 में. तो बोलो 100 जूल का 3 वाला पार्ट आ जाएगा 60 और 2 वाला आ जाएगा बच्चों 40 और ये आ जाएगा 0. हेलो. अरे नहीं बांट सकते हो क्या? 3:2:0 में 100 जूल को बांटो. तो बोलो बच्चों 3/5 × 100 ये आ जाएगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. तो बोलो ये आ जाएगी 60 जूल. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो 2/5 2/5, क्योंकि 5 टुकड़े करके 2 टुकड़े घूमने को देने. तो बोलो 40 जूल. और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0, क्योंकि सही बात है इस टेम्परेचर पे वाइब्रेशन काउंट ही नहीं होते, हो रहे हैं पर छोटे मोटे हो रहे हैं. हेलो. बोलो ना रे. करो, नोट करो इसको. तो बोल दो बच्चों, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन से मोड में कितनी है. तो 3 मोड चलने के, 2 मोड घूमने के, और हर मोड में बराबर. तो 3:2 में एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि 3/2 RT ये रखता है, 2/2 RT ये रखता है 1 मोल के लिए. ओके चलो, तो जितने मोलों में रेशो यही रहेगा 3:2. ये 3 रखेगा तो वो 2 रखेगा. ओके. और वाइब्रेशन कुछ नहीं रखेगा. चले आगे. हेलो. हाँ चलो. अच्छा, अगर यहीं पे हाइड्रोजन की जगह हीलियम कर दूं तो अब वापिस इसी क्वेश्चन का जवाब दो. ये दोनों पढ़ा दी ना. अब बताओ. क्या वापिस बोल दो. हाँ 3:0:0, क्योंकि रोटेशन में भी 0 होती है हीलियम की. मोनोएटॉमिक गैस की सिर्फ चलने में होती है. तो बोलो ये सब 0 होगी, सारी की सारी एनर्जी चलने में. तो बोलो सारी एनर्जी चलने में. हेलो. तो बोलो हीलियम तो सारी एनर्जी चलने में रखेगा. तो ये एक और क्वेश्चन बन गया. जितने कंसेप्ट क्लियर है बच्चों उतना बढ़िया से काम कर पाओगे आप. तो बोलो बच्चा, फॉर हीलियम all will be ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी. तो बोलो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोड में होगी 100 जूल और बाकी 0. हेलो. बाकी सारी 0. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल बराबर 0. ओके. हेलो. हाँ चलो, ये होता तो हाँ. अब बोलो. एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया अपन ने. बाकी वाइब्रेशन का पूछना थोड़ा रिस्की है. क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ वेरी करती रहेगी, तो अपन एग्जैक्ट हिसाब नहीं लगा सकते. फिर भी चलो तुम्हारे कंसेप्ट चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया. बोलो बच्चों कि तुम्हें समझ कितना आया. तो बोलो बच्चों, ट्रांसलेटरी मोड में 3 होगी, रोटेशनल मोड में 2 होगी, और वाइब्रेशन में होगी या नहीं होगी?
होगी 2, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो बोल दो बच्चों 3:2:2 में बांट दो। 60-40-40। हाँ, अब 3:2 मैंने जानबूझ के डेटा अच्छा दिया तुम्हारे को, तो बोल दो इस रेशियो में बांटना है 140 को 140 जूल को 3:2:2 में डिवाइड करो। करो कितना आएगा, तो बोल दो 3/7 इंटू 140 जूल। तो बोल दो ये आ गया बच्चों ट्रांसलेटरी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, क्योंकि चलने में 3 मोड है। तो बोल दो 3/7, तो मैं बोल दो 60 जूल आ गया। हेलो, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो बोल दो बच्चों 2/7 इंटू 100 जूल, और ये कितना आ गया बच्चों 2/7 तो 40 जूल। और बोल दो बच्चों ऐसे ही वाइब्रेशनल भी सेम आएगा, क्योंकि उसमें भी 2 मोड होते हैं, तो 2/7 140 है। तो बोलो कितना आ गया बच्चों 40 जूल। खत्म। तो 60-40-40। ओके, यस सर। तो सर हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहते हो। तो चलने घूमने का हिसाब। अब आ जाओ बच्चों, पॉली एटॉमिक गैस, उसमें भी अपन ट्राई एटॉमिक देख रहे हैं, पहले 2-3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं। ओके, आ जाओ। तो हेडिंग डालो पॉली एटॉमिक गैस। तो पॉली में अपने जो काम आएगी वो बता रहा हूं, ट्राई एटॉमिक गैस। तो बच्चों ये जो वाइब्रेशन वाला है, ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी करता है टेम्परेचर पे, इसलिए अपन इस पे क्वेश्चन इन जनरल पूछे नहीं जाता। मैंने सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, चलो हाँ, अब इधर देखो। हाँ, ये पॉली एटॉमिक, तो अपन पढ़ रहे स्पेशली ट्राई एटॉमिक। ओके, तब देखो इसमें बच्चों लीनियर नॉन लीनियर 2 बातें होगी। क्या होगी? लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसको अगर पढ़ना है ना बच्चों, इसकी ज्योमेट्री पे बहुत डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे लीनियर कौन कौन से होता है, जैसे CO2, C2H2 होता है शायद, है ना। हेलो, ट्रिपल बॉन्ड होगा ना इसमें। हाँ, ये लीनियर ही तो होता है ये। अरे यार, तुम्हारे sp हाइब्रिडाइज क्या होता है रे, केमिस्ट्री है। हेलो, ये ऐसा होता है CO2 शायद ऐसा दिखता है, देखो हो गया इसके ऑक्टेट कंप्लीट, देखना यस सर। बेटा, गरीब आदमी हूं, देखो यस सर। ये भी सही है क्या, देख कोई गलती हो तो माफ करे। अरे सही है यार, इतना तो ज्ञान मैं भी रखता हूं। सही। तो दिस इज CO2, हो तो रहे, देखो ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी, मिलकर कार्बन को 4 की जरूरत थी, दोनों तरफ से 2 ले ली है। अरे बॉन्डिंग कर ली, यहाँ पे देखो 3 बीच वाले से बॉन्डिंग कर ली और एक इधर से शेयरिंग कर ली। ओके, तो सारी शेयरिंग में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो दीज आर लीनियर मॉलिक्यूल। तो ये है ट्राई एटॉमिक। वो ट्राई एटॉमिक छोड़ो, पॉली एटॉमिक ही लिखो आप तो, लीनियर नॉन लीनियर छोड़ो, पॉली एटॉमिक। तो बोलो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक है। अरे कल कह दो कि इसमें 4 है ना यार, 4 एटॉम है ना इसमें, तो आप तो पॉली एटॉमिक लिख दो। ओके, लो हेलो, और अगर ट्राई करना है, आप चाहते हो नहीं ट्राई का ही पढ़े सर, तो लो, क्योंकि हमारे तो ज्यादातर ट्राई एटॉमिक, इतना कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ट्राई एटॉमिक में फिर ये मत लो एग्जांपल, ठीक है, सिर्फ CO2 को लो लीनियर में। ओके, ताकि गड़बड़ी खत्म, पर आंसर दोनों का सेम आएगा इन दोनों का। ओके, चलो ठीक है सर, हमारे को आंसर से मतलब नहीं, आप तो ट्राई एटॉमिक ही पढ़ा दो। चलो आ जाओ ट्राई एटॉमिक। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर में जैसे H2O ले लिया, वाटर वेपर, ये मतलब दिस इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। 109 समथिंग कोई एंगल होता है, पता नहीं, नॉन लीनियर है। लो, अरे वो लोन पेयर की वजह से कुछ होता है, तुम्हारे को पता है सर। ओके, रिपल्शन ये वो तो एंगल छोटा बड़ा सब पता है सर। तो ये H2O, तो ये नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें वही ट्रांसलेटरी, तो वही ये तो फिर वही नंबर टाइप हो गया ना। तो इसमें ट्रांसलेटरी 3 और रोटेशनल वही 2। इसकी रोटेशनल 2 आएगी, क्यों? वही ये वाला 0 हो जाएगा। हेलो, इस वाली एक्सिस के इसकी खुद की जो मॉलिक्यूल है, इसकी एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। जो एक्सिस मॉलिक्यूल की लाइन से पास हो रही होगी उससे 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें स्पिन जो होगा वो नेग्लिजिबल ले लूंगा। हाँ, इसमें बच्चों 0 नहीं होगा। तो वो बच्चों इसमें ट्रांसलेटरी भी 3 होगी और रोटेशनल भी 3 होगी। हेलो, अरे ये रोटेशनल यूं सारी रोटेशनल लेने पड़ेगी, यूं और यूं तीनों। देखो इसके अबाउट भी एक अच्छी खासी लेंथ है,
इसके अबाउट भी अच्छी खासी लेंथ है, और यू यू के अबाउट भी अच्छी खासी लेंथ है, तो तीनों गिनेंगे। तो 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेटरी। हेलो, मैं सिर्फ ट्राई एटॉमिक की बता रहा हूं, और इसमें 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल। क्यों? क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें खुद की एक्सिस से पास होने वाली का 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे, तो इसको मैं लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही पढ़ रहा हूं। लो टेम्परेचर पे ही पढ़ रहा हूं। इसमें वाइब्रेशन में बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वाइब्रेशन में। तो मैं बोलूं इसको अपन रूम टेम्परेचर पे ही पढ़ रहे, मतलब वही 100 से 1000 के बीच में ही पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलूं इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? मैं बोलूं 5। हेलो, तो ट्राई एटॉमिक की लीनियर मॉलिक्यूल की 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, और नॉन लीनियर की 6। बस ये ध्यान रख लो। तो लीनियर की 5 और नॉन लीनियर की 6। हेलो, अब फाइनल बात सुनो। अगर आपसे पूछे मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम और कुछ नहीं बोले 3, डाई एटॉमिक की बोलो 5, और ट्राई एटॉमिक की 6। अगर नॉन लीनियर है तो, और लीनियर है तो 5। खत्म। Yes, sir. Yes. अच्छा, और वो कुछ नहीं बोले और ट्राई एटॉमिक बोलते तो 6 बोलना, क्योंकि फिर जनरलाइज आंसर देना होता है, और ज्यादातर नॉन लीनियर गैसेस होती है। ओके, हेलो, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी में। तो बच्चों, एक मोड में एक मॉलिक्यूल की 1/2 kT, एक मॉलिक्यूल की एक मोड में एक मोल मॉलिक्यूल की 1/2 kT इंटू NH, इसको 1/2 RT लिख दिया, जहां R गैस कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। फिर अपन ने F मोड में देखी तो F/2 RT थी एक मोल की, फिर N मोल की देखी तो N इंटू F/2 R इंटू T, ये आ गई टोटल इंटरनल एनर्जी N मोल की, सारे मोड की मिला के। ओके, हेलो, Yes, sir. अब देखो, ये इंटरनल एनर्जी तो अपन ने एक तरफ से लिख दी। CV की वैल्यू कैसे आती है और CP की वैल्यू कैसे आती है वो देखते हैं। यहां तक बच्चों नोट कर लेना सारा। ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो अभी तक अभी इंटरनल एनर्जी चली रही है अपनी, खत्म नहीं हुई है। अब इधर आओ, इधर देख। इसमें CO2 गैस भरी है एट रूम टेम्परेचर, टोटल इंटरनल एनर्जी इज 100 जूल। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, हाँ, 100 जूल। देन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये तीनों कितनी होगी? बोलो बच्चों, चलने में, घूमने में और वाइब्रेशन में, बोलो फटाफट फास्ट। So translated 3, rotational 2 और vibrational 0. मैं पूछ क्या रहा हूं, तू बता के रही है। मैं काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हो। हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों, बताओ पहले तो चेक करो लीनियर है नॉन लीनियर है। ट्राई एटॉमिक लीनियर, और बंधु लीनियर में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है रोटेशन वाली, तो बंधु ट्रांसलेटरी 3 होती है, और रोटेशनल बच्चों 2 रह जाती है, और वाइब्रेशन का तो नामो निशान नहीं होता है इस टेम्परेचर पे। हेलो, तो बंधु बच्चों, जो भी एनर्जी है 100 जूल को 3:2 में बांट दो, 3:2 में डिवाइड। हेलो, और जैसे ही डिवाइड करा 3:2 में, तो बोलो बच्चों, एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोड में आ जाएगी 3/5 इंटू 100 जूल, तो बोलो बच्चों 60 जूल, और रोटेशनल मोड में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बच्चों 2/5 इंटू 100 जूल, एंड दिस इज 40 जूल। खत्म। अरे तो डाइएटोमिक की तरह ही हो गया रे, लीनियर ट्राइएटोमिक इज इक्विवेलेंट टू डाइएटोमिक। लो, बोलो ना बच्चों। Yes,
हाँ अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं CO2 को हटा के पहले नोट करो, इसका फोटो क्लिक करो, जल्दी करो बच्चों, घर पे नोट करते रहना। CO2 जल्दी फास्ट लिख लिया? Yes, sir. इसको हटा के बच्चों वाटर वेपर भर दूं। कोई ऐसी गैस बताओ ट्राई एटॉमिक। हेलो, पानी ले लो। ओजोन ले लो, गैस ही होती ना बच्चों रूम टेम्परेचर पे। Yes, हाँ, और ये नॉन लीनियर होता है ना मॉलिक्यूल इसका। yes, sir. Yes. ये ले चल छोड़। कौन रिस्क लेवे? H2O कौन तुम्हारे पे भरोसा करे? H2O 8। NO2 ले लो। हाँ NO2 ले ले, नॉन लीनियर है ना। Yes, sir. चलो यार, ये पता नहीं है रूम टेम्परेचर पे गैस ही है ना NO2। Sir. Yes. Yes, sir. चलो NO2 एट रूम टेम्परेचर। ओके, तुम्हारे पे विश्वास कर रहा हूँ है ना, क्योंकि मेरे बच्चे कमजोर आदमी हो। हाँ 100 जूल एनर्जी है, तो बताओ बच्चों हर मोड में कितनी कितनी एनर्जी होगी? ये चलो इसको 180 जूल कर दो। 180 बात, चलो 100 ही रहने दो। हाँ 100 जूल। तो मतलब बच्चों इस बार रोटेशन भी 3 आ जाएगी, क्यों? नॉन लीनियर है, और अगर नॉन लीनियर होता तो याद है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है रोटेशन की। ओके, तो 3:3 में बढ़ जाएगी, 3:3 में। तो 100 जूल को 3:3 में मार दो तो 3/6, और यहाँ पे भी 3/6, और 3/6 इज हाफ 50 जूल, और यहाँ पे भी हाफ 50 जूल। खत्म? हेलो बोलो। तो चलने घूमने दोनों में 50-50 जूल होगी। ओके, Yes, sir. अरे मेरे बच्चों बोलो ना रे। Yes, sir. चलो हटा दो इसको। Yes, sir. तो ये तो इंटरनल एनर्जी हमने निकाली बच्चों KTG से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, कि हर मोड में हर मॉलिक्यूल की 1/2 KT होती है। यहां से स्टार्ट करके मैं इंटरनल एनर्जी पे पहुंच गया, और मेरा फाइनली इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला बन गया। वो बना है N मोल का हर मोड में मिला के टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो चाहे रोटेशन हो। टोटल इंटरनल एनर्जी में वाइब्रेशन वगैरह सब गिनूंगा। ओके, 0 होगी तो 0 लिख दूंगा, पर गिनूंगा सारे। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी आई फाइनली कितनी बोलो? N इंटू जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है F/2R इंटू T। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। लो अब मैं बोल दूं एक गैस के लिए ऐसा फिक्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है, मोल फिक्स है, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के लिए। टेम्परेचर में बदलूंगा तो बोल दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी N F/2R। ये तो सब फिक्स है। अगर चेंज तब होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, तो बोल दो इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हेलो, जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो बोल दो बच्चों इंटरनल एनर्जी के बारे में ये सब बातें निकल के आई, और बोल दो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हेलो, इसको अपन यूज कर चुके। याद है अपन ने एनालिसिस किया था कि बताओ इंटरनल एनर्जी का क्या हो रहा था। मैंने कहा था ना कंसंट्रेट ऑन टेम्परेचर। उस समय मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि T के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि याद है एक मॉलिक्यूल की 1/2 KT RT, थोड़ा बताया था उस समय। ओके, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, और पोटेंशियल हम गिनते नहीं है। लो ओके, चलो अब आ जाओ दूसरे तरीके से। अब बच्चों डेफिनेशन इधर देखो, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट याद है कैलोरीमेट्री में पढ़ी थी। क्या होती है स्पेसिफिक हीट? हेलो, 1 ग्राम सब्सटेंस। हाँ 1 ग्राम सब्सटेंस का अपन ने कैलोरीमेट्री में लिक्विड और सॉलिड के लिए पढ़ी थी। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड। 1 ग्राम का 1 डिग्री, तो वहां पे अपन ने ग्राम स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी। तो मैं बोलता हूं स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की होती है बच्चों, एक ग्राम स्पेसिफिक हीट और बच्चों मोल स्पेसिफिक हीट। मोल स्पेसिफिक हीट, ओके। ग्राम स्पेसिफिक हीट को अपन ने स्मॉल एस से डिफाइन किया था, यहां पे सी से लिखूंगा थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। ओके, तो मैं बोलूं ये मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोल स्पेसिफिक की बात है ये।
हेलो, ये मोल, और यहाँ पे सी ग्राम लिख दो। हेलो, एक ही बात है। बोलो बच्चों, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे ये काम आई थी किसमें बच्चों? सॉलिड लिक्विड में जब पढ़ा था वहां पे ज्यादातर मास ग्राम में देते हैं, किलो में देते हैं। किसमें? सॉलिड लिक्विड में। ओके, हेलो, अभी मेरा कंसर्न इस पे नहीं है, इस पे भी कंसर्न नहीं है मेरा, अभी कंसर्न इस पे है, मोलर स्पेसिफिक हीट पे। तो बोलो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अच्छा, अभी मैं गैस के लिए पढ़ रहा हूं, तो गैस के लिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट टाइप्स की होती है। देखो, गैस के एक मोल का, पहले चलो लिखते इसको। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एक मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, हेलो, 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। हेलो, तो यहां पे 1 ग्राम की जगह 1 मोल आने लग गया, क्योंकि हमारे ज्यादातर गैस में मोल दिए हुए होते हैं, और अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन गैस के बारे में स्टडी करने का है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम। ओके ओके, अब बच्चों सुनना, देयर आर, ये तो होगी डेफिनेशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे कोई सिंगल टाइप की नहीं होगी, जैसे वहां पे रट लेते थे अपन कि वाटर के लिए एस वाटर के लिए बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वहां काम चल जाता था, क्योंकि वहां पे सिंगल होती थी, क्योंकि वहां पे अलग अलग प्रोसेस से पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता था। लेकिन गैस का टेम्परेचर बढ़ाने की अलग अलग प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और पॉलीट्रोपिक, जिसमें हर कोई सी भी अनशन प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक मतलब अनशन प्रोसेस, देयर इज नो नोन प्रोसेस। हाँ, तो मैं वो तो गैस का प्रेशर बढ़ाने के या टेम्परेचर बढ़ाने के तो अलग अलग तरीके। हेलो, और वो तो जितने तरीके उतनी स्पेसिफिक हीट। हेलो, मेरे बच्चों समझ में आ रही है कुछ, या मेरी आ रही है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्यों? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट प्रोसेस, देयर आर इनफाइनाइट प्रोसेस to increase temperature by 1 degree. हेलो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर कई प्रोसेस, क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से 1 डिग्री बढ़ा सकता हूं मैं टेम्परेचर। समझ गया बच्चों? तो अब देखो, अब देखो अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग हमारे 2 इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली स्पेसिफिक हीट, एक सीवी और एक सीपी। बताओ बच्चों, सीवी क्या होगा? पहले सीवी के बारे में बताओ क्या होगा। तो बच्चों जो नीचे लिख देते हैं वो कांस्टेंट, वो प्रोसेस का नाम आ जाता है। तो वो तो नीचे वी लिखा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो तो बच्चों ये हो गया फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो मैं वो तो ब्रैकेट में लिख दूं आइसोकोरिक। हेलो, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम रखने पर ही डिफाइंड है। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 1 मोल का 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। हेलो, बोलो बच्चों, दिस इज सीवी। तो सीवी होगा 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना है। डेफिनेशन तो वही रहेगी स्पेसिफिक हीट की, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट की बातें कर रहे हैं, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना है। लेकिन बच्चों ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस है, तो मैं बोलूं अलग अलग प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग आएगी।
हेलो, बताइए हीट रिक्वायर्ड कौन सी है, जो अंदर है वो या जो पापा ने दी थी वो? जो मेरी गुल्लक भर रही है वो या जो पापा ने दिया था? जो पापा ने दिया था। हीट रिक्वायर्ड का मतलब पापा ने दिया वो। अब गुल्लक 1 से बढ़ना चाहिए, गुल्लक में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, अंदर 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसे पापा ने दिए उससे काम चलेगा, क्योंकि मैं खर्चा भी कर सकता हूं मार्केट में, पर कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई खर्चा नहीं करता। याद है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है। तो वो तो जो पापा दे रहे हो सब गुल्लक में ही जा रहा है, तो वो तो बहुत जल्दी से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे जितना भी पापा दे रहे हैं अंदर जा रहा है, तो वो तो जल्दी से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो वो तो सीवी थोड़ा कम आता है। सीवी की वैल्यू थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि सीवी में मैं मार्केट में कोई खर्चा नहीं करता, तो जो भी पापा देते हैं गुल्लक में डालता हूं, तो मेरा गुल्लक बहुत जल्दी जल्दी भरेगा, और मेरे गुल्लक में जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वही तो स्पेसिफिक हीट है। हेलो, करो, यहां तक नोट करो। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। ग्राम की मैं अभी बात नहीं कर रहा, और अगर करोगे तो 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की हीट रिक्वायर्ड, ये मैं कर चुका हूं कैलोरीमेट्री में बहुत अच्छे से। अब मैं पढ़ रहा हूं मोलर स्पेसिफिक हीट, और मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, और मोलर स्पेसिफिक हीट गैस के लिए डिफाइन करता हूं मैं, और ये कई टाइप की होती है। हालांकि कर किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गैस के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि गैस में मोल दिए होते हैं। तो मैं बोलूं इसमें इनफाइनाइट टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है फॉर गैसियस सिस्टम। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से गैस को एक्सपेंड कर सकता हूं, या गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा सकता हूं। तो मैं बोलूं देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट, उसमें से मैंने एक सीवी देखी। ओके, और देखते हैं, करो, नोट करो फटाफट, चलो आगे। Yes, sir. आ जाओ। तो ये तो हो गई सीवी। अब आ जाओ बच्चों, एक होती है सीपी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और खूब काम आती है। चलो आ जाओ, बोलो सीपी की डेफिनेशन। कुछ पढ़ रहे हैं अपन, इनफाइनाइट टाइप की होती है, उसमें से कुछ मेरे काम की पढ़ा रहा हूं मैं, जो मेरे बहुत काम आएगी फ्रीक्वेंटली। बोलो सीपी, सीपी बोलो, बता। ये जो नीचे लिखते हो वो कांस्टेंट होता है, तो बनाओ डेफिनेशन, बनाओ, बोल के बताओ क्या होगी। इसको देखो और इसको बनाओ। ये पी का मतलब क्या हो गया? नीचे पी लिखने का क्या मतलब हो गया? तो ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। Yes. हाँ, तो मैं बोल दूं, इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मैं बोल दूं आइसोबैरिक। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस, इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। हाँ, वही 1 मोल का, फिर वही रामायण 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट रिक्वायर्ड, बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। हेलो, बोलो बच्चों, बोलो। Yes, sir. कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री। अब बता बेटा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां पे रखा कांस्टेंट वॉल्यूम, और तुम्हारी सिंपलिसिटी के लिए या तुम्हारे लिए क्वेश्चन टफ नहीं हो इसके लिए मैं 1 मोल ही भर देता हूं गैस, 1 मोल, ताकि सीधा टेम्परेचर का हो गया। थर्मामीटर लगा देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे, थर्मोमीटर भी लगा दिया, और यहां पे भर दी बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस, और यहां से मस्त हीट दे रहे हैं, और उस हीट को आप यहां से गिन सकते हो, यहां रीडिंग आ रही है हीट की। हेलो, यहां से काउंट कर लेना बस। हाँ, ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, फिक्स है, फिक्स। और यहां पे आ जाओ बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये मूव कर सकता है, फिर से वही 1 मोल। यहां पे भी हाइड्रोजन हीलियम भरी, और यहां पे भी हीलियम भर रहा हूं, 1 मोल हीलियम, वही 30 डिग्री पे। कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये फ्री टू मूव है। और यहां से एटमॉस्फेयर है, पी नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेयर यहां भी था। हाँ, और यहां से कोई वही सब कुछ मीटर है, रीड कर सकते हो, ये थर्मामीटर। हाँ, अब बच्चों बताओ, मैं दोनों जगह हीट दे रहा हूं और वेट कर रहा हूं टेम्परेचर अंदर 30 से 31 हो जाए, और वेट कर रहा हूं दोनों में 30 से 31 हो जाए टेम्परेचर। बहुत ध्यान से बताना कहां पर ज्यादा हीट दूंगा। जैसे ही 31 होगा रुक के यहां पे रीडिंग नोट कर लूंगा कितनी हीट अंदर गई। जैसे ही 31 टेम्परेचर होगा, थर्मामीटर की रीडिंग 31 आएगी, दोनों में नोट कर लूंगा कहां हीट, कितनी हीट गई। बताओ कहां ज्यादा हीट जाएगी।
फर्स्ट वाले में फिक्स वाले में है? कहां ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने में? फिक्स फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? बोलो बच्चों, कहां ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, पहले वाले में या दूसरे वाले में? फर्स्ट वाले दूसरे वाले में। गलत है फर्स्ट वाला। सर क्यों? क्योंकि बच्चों ए सुनो, यहां जितनी भी हीट दूंगा वो सब अंदर ही रहेगी। तो मैं बोलूं बच्चों, यहां पे जितनी भी हीट दूंगा, यहां पर जितनी भी हीट दूंगा सब अंदर ही रहेगी, और अंदर ही रहेगी तो मैं बोलूं बच्चों, अंदर हीट रहेगी तो याद है, अंदर जैसे जैसे हीट जाएगी टेम्परेचर फटाफट बढ़ेगा। हेलो, तो मैं बोलूं यहां पर सारी हीट अंदर इंटरनल एनर्जी में रहेगी। तो मैं बोलूं माना यहां पे 10 जूल हीट देने पर 1 डिग्री बढ़ गया, माना यहां पे 10 जूल हीट सप्लाई करी, 10 जूल आई, इसका आंसर 10 जूल आया। 10 जूल पर टेम्परेचर 31 हो गया, तो मैं यहां रुक गया, तो मेरा सीवी बराबर 10 जूल आ गया। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 10 जूल हीट चाहिए, तो मेरे इस प्रोसेस का सीवी 10 आ गया, क्योंकि 1 मोल है और टेम्परेचर 30 से 31 1 डिग्री बढ़ गया और 10 हीट चाहिए, और यही डेफिनेशन है, तो सीवी 10 आ गया। हेलो, यस सर अच्छा यहां बताओ, यहां बताओ, तो सर यहां पे भी हीट हो गया, टेम्परेचर 31 होगा, रुक जाऊंगा, और मैं तो जैसे ही टेम्परेचर 31 हुआ मैं रुक गया। अब बताओ 10 जूल चाहिए क्या? नहीं। अब अगर 10 जूल दोगे तो अंदर सारी थोड़ी रही, थोड़ा वर्क भी तो हो रहा है, क्योंकि याद है प्रेशर कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे हीट दूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं तो पिस्टन ऊपर जाएगा और प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा। याद करोगे पीवी बराबर एनआरटी। मैं बोलता बच्चों, अगर आपने ये दोनों कांस्टेंट रख के हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं बोलता वॉल्यूम अगर फिक्स रखते हो, यही रखते हो इस पिस्टन को, तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को यही रखना चाहते हो पिस्टन को, तो फिर तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट अगर कर देते हो तो बोलते टेम्परेचर बढ़ाते ही प्रेशर बढ़ेगा, और बोलते प्रेशर बढ़ेगा और बाहर का पी नोट है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो बोलते इसका मतलब कंफर्म पिस्टन ऊपर जा रहा है, और बोलते पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। तो बोलते हम अगर 10 जूल हीट अंदर देते हैं तो पूरी की पूरी 10 अंदर नहीं रहती, कुछ वर्क डन में चली जाती है, और वो तो कुछ वर्क डन में जाती है, तो हम जब 10 देते हैं तो अंदर 8 ही रहती है, और 2 जूल वर्क में चली गई, 2 जूल वर्क डन में चली गई, 2 जूल का वर्क डन हो गया। तो मैं बोलूं बच्चों अभी और हीट दो, क्योंकि यहां पर अगर 10 में 1 डिग्री बढ़ा है तो यहां पे भी 10 में 1 डिग्री बढ़ेगा, क्योंकि अंदर वाली गैस सेम है, 1 मोल है, दोनों हीलियम है, और अंदर वाला सारा सिचुएशन यही रहेगा, क्या U बराबर N इंटू 3A F/2C F/2RT, अंदर वाला यही रहेगा। तो अंदर अगर 10 जूल देने पर 1 मोल का 3 वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 वाली गैस का 1 डिग्री बढ़ा है, तो बाद में भी ये सारे डेटा हुई है, तो 10 जूल हीट अंदर चाहिए, और आप 10 दोगे तो अंदर 10 नहीं रहेगी, 8 ही रहेगी, क्योंकि 2 का वर्क हो गया, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में पैरेलल में वर्क भी होगा, तो बोलूं हीट का सारा हिस्सा गुल्लक में नहीं जाएगा, कुछ मार्केट में खर्चा भी होगा, तो बोलूं मुझे इस बार थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। मान लो 13 जूल दी, और 13 जूल में से 10 जूल अंदर रही और 3 का वर्क हुआ, तो बोलूं इस बार मुझे हीट 13 लगी, मतलब 10 से ज्यादा लगी, क्योंकि इस बार वर्क डन भी हुआ। हेलो, यस तो दोनों प्रोसेस में अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 10 जूल अंदर रह गई, और यहाँ पे 13 में से 10 अंदर रही, 3 का वर्क हुआ। हेलो, यस सर तो क्या मैं गारंटी ले लूं? ये सुनो बच्चों, रटने से कुछ नहीं होगा, क्या मैं गारंटी ले लूं CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV? यस, क्योंकि मैं बोलूं यहाँ एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, यहाँ कुछ वर्क डन भी होता है, कुछ W भी होता है, और वहां सारा अंदर रहता है, यहाँ कुछ वर्क डन भी होता है, वर्क डन भी करती गैस, वर्क डन भी होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। हेलो, भी है, तो बोलो बच्चों आइसोबारिक में थोड़ा वर्क डन भी करती है गैस, इसलिए थोड़ी हीट ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी अंदर जाती है सी कांस्टेंट वॉल्यूम में, क्योंकि वर्क डन 0 होता है, तो यहाँ सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, यहाँ पे वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। हेलो, तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, तो CP हमेशा CV से ज्यादा होता है। कल मैं प्रूव करूंगा CP माइनस CVR होता है, मेयर से रिलेशन। हेलो, CP ज्यादा होता है ना, कितना ज्यादा होता है? तो CP माइनस CVR होता है, ये कल प्रूव करेंगे। तो CP ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? R ज्यादा होता है, कल प्रूव करूंगा। ओके, अभी ये देखो। हेलो,
यस समझ में आ रहा है कुछ? अरे फील आ रही है क्या हो रहा है? 1 मोल का 1 डिग्री। अब समझ में आया अलग अलग प्रोसेस के सी अलग अलग क्यों होते हैं? देखो यहाँ पे सी आया 10, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यहाँ 10 हीट चाहिए और यहाँ 13 चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा चाहिए थी। ये मैंने एग्जांपल में मेरे हिसाब से वैल्यू रखी, यहाँ जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा चाहिए थी यहाँ। ओके बेटा वैल्यू मैंने मेरे हिसाब से दे दी। आप ये मत सोचो सर के तो सीपी माइनस सीवी आर नहीं आ रहा है। अरे मैं अभी उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। अभी तो मेरा कंसंट्रेशन ये कि ये समझाना कि यहाँ ज्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ वर्क डन भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा और प्रेशर बढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आइसोबारिक है। तो मैं जैसे अंदर प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन ऊपर जाके प्रेशर कांस्टेंट रखेगा। तो मैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो पिस्टन ऊपर जाता रहेगा। ओके तो वर्क डन होता रहेगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 10 से क्योंकि अंदर 10 लेके 1 डिग्री बढ़ाएगा क्योंकि अंदर वाला स्ट्रक्चर सेम है गैस का। तो अंदर यहाँ पर अगर 1 डिग्री बढ़ने में 10 लगी तो यहाँ पे भी 10 लगेगी पर तुझे देनी 13 पड़ेगी क्योंकि वर्क डन भी हो रहा है। ओके हेलो चलो अब देखता हूं तेरे को मेरी बातें कितनी समझ में आई। देखता हूं तेरे को मेरी बातें कितनी समझ में आई। चलो हाँ इधर देखना हो एक क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ ए सी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और एक और सी टी बराबर। इन दोनों के सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे को मेरी बातें सब समझ में आ गई। करो ट्राई फॉर एडियाबेटिक और फॉर ये बता इसका मतलब क्या पहले तो बताइए क्या लिखा है इसको बोल के बताओ ये क्या है। हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 मोल का 1 डिग्री हीट एक मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड। तो बताओ एक कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैंने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया मतलब प्रोसेस ही ऐसी है कि टेम्परेचर 30 का 30 ही रहे और यहाँ सिलेंडर ये गैस ऑन करके बैठ गया और 1 मोल हीलियम भर दी। बताओ इसका टेम्परेचर जब 1 बढ़ेगा तो कितनी हीट चाहिए? मैं कितनी हीट दे चुका हूँ? टेम्परेचर 30 से 31 करने के लिए कितनी हीट दे चुका हूँ? बोलो इनफाइनाइट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप हीट देते रहो और इंतजार करते रहो जिंदगी में कभी 1 डिग्री नहीं बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं? मैं यही बोलूंगा कि 1 डिग्री बढ़ेगा इनफाइनाइट हीट के बाद, ये नहीं कि कभी नहीं। हेलो तो इसकी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। वेरी गुड। आप हीट देते रहो कभी नहीं बढ़ेगा तो सीटी इनफाइनाइट होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब जिसको स्पेसिफिक हीट के मीनिंग ढंग से नहीं पता वो सब बर्बाद। जिन्होंने ढंग से नहीं समझी बच्चों थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए पेशेंस रखना होता है। तो वो तो सीटी इनफाइनाइट कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड इनफाइनाइट होगी। आप देते रहो जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा। हेलो बोलो हाँ इसमें बताओ एडियाबेटिक का सी एडियाबेटिक प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी बाहर से? बोलो इसका टेम्परेचर 31 करने के लिए बाहर से कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो मतलब 0 क्योंकि एडियाबेटिक की डेफिनेशन यही होती ना बाहर से हीट लेते ना देते। हम ना बाहर से हीट देते ना लेते। तो सर फिर 1 डिग्री बढ़ाओगे कैसे? बढ़ा दूंगा ना पिस्टन को नीचे धक्का देके वर्क डन ऑन द गैस करके। जैसे वर्क डन ऑन द गैस होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर 31 हो जाएगा। हेलो पर बाहर से कुछ भी नहीं लिया मैंने। बाहर से कुछ भी नहीं लिया सारा वर्क डन से क्रिएट करवा लिया। तो बंधु एक्सटर्नल एजेंसी से हीट 0 दी तो इसका 80 हमेशा 0 होता है एडियाबेटिक का। बाहर से कुछ नहीं लेते। ओके चलो इसके आगे बच्चों कल बात करेंगे और कल इसको खत्म करके इसको यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट का एप्लीकेशन देखेंगे। ओके